In first part we will be discussing the data, types of data and measurements of data, scales of measurement. And in second section we will be discussing its analysis. And definitely we are going to discuss the analysis for univariate and bivariate, and maybe if it will be in need, then we will be discussing the multivariate as well. तो ये मटेरियल वर्ड दीजिए, डिस्कस करते हैं। हेलो So it's fine. Okay. Please have a seat, sir. आगे sir. आगे बैठ. तो जब भी हम लोग सांख्यिकी की बात करते हैं तो डेटा की बात करते हैं, सबसे पहले आंकड़ों की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि सांख्यिकी मगर डेटा की बात ना हो तो समथिंग इज मिसिंग। तो सबसे बेसिक फर्स्ट स्टेप टू लर्न स्टैटिस्टिक्स इज टू नो अबाउट डेटा। आंकड़ों के बारे में जानना मतलब सांख्यिकी के बारे में जानना। जनरली जो हम छोटी क्लास से, हमारा बेटा 5th में पढ़ रहा है, उसके वाले बुक्स में भी देखते हैं इस तरह डेफिनेशन लिखी रहती है। और बहुत मेजरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो डेटा की है वो यही है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज डेटा। बहुत जगह, बहुत सारी बुक्स में, इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेस में लिखने को आपको मिलेगा कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज डेटा। लेकिन हम थोड़ा सा इससे इतर हैं, थोड़ा सा। एक्चुअली डेटा इज something collection of raw material, raw things, and statistics is a tool which converts the data into information. जब तक सांख्यिकी नहीं लगाएंगे तब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। डेटा है, स्टैटिस्टिक्स लगा दिया, वी नो मैक्सिमम, वी नो मिनिमम, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, मीडियन क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, ये सारी चीजें हमको जब हम उस पर सांख्यिकी अप्लाई करते हैं तब हमको मिलता है। तो इसलिए थोड़ा सा, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को एक टूल की तरह लोगों ने मान लिया। हालांकि एक विषय के रूप में पूरा पढ़ाया जाता है, हम लोग भी, हमारे यहाँ MSc और PhD ऑफर होती है। तो लेकिन स्टैटिस्टिक्स को बहुत जगह आप सुनेंगे कि ये टूल की तरह बताया जाता है। स्टैटिस्टिक्स इज ए टूल, अभी हम खुद ही कह रहे हैं कि जो लिखा हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल मैथमेटिक्स से निकला हुआ पार्ट है उसका। तो अक्सर हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो बेस है ना हर चीज का वो मैथमेटिक्स है। भी आप आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हमारा बस चले तो इंटरमीडिएट तक सबको गणित कंपलसरी कर दी, चाहे जिस स्ट्रीम को। आपका चलेगा तब ना सर। हाँ, जब चलेगा। लेकिन भविष्य कोई देख नहीं आया कि चल भी सकता है। पता चला UGC में हम पहुंच गए और जो है लागू करा दिए। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किसका कब चलेगा। इट गॉड नोज ओनली। कोशिश करना हमारा काम है, लेकिन हम इसको सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इट इज सो इम्पोर्टेंट। बायोलॉजी में बहुत लोगों का सपना टूट जाता है, डॉक्टर नहीं बन पाते हैं बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि उनकी फिजिक्स बहुत कमजोर रहती है और वो अच्छा बहुत पा नहीं पाते। फिजिक्स भी क्या है, जो मैथमेटिक्स से डिराइव्ड एक सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, मैथमेटिक्स से डिराइव्ड एक सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आप कहीं चारों तरफ देखिए, यू विल सी द मैथमेटिक्स। जितना स्ट्रक्चर से लेके जो कुछ आज देख रहे हैं डेवलपमेंट, सब मैथमेटिक्स का। गैलीलियो ने तो एक बहुत बड़ी बात कही है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन व्हिच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। और लोगों ने काम किया है, फिबोनाची नंबर, गोल्डन रेशियो की कभी बीच में बात आएगी तो बात करेंगे। अदरवाइज ग्रेट इटालियन मैथमेटिशियन गैलीलियो का ये कहना था। तो गैलीलियो सच बोला था तो फांसी दे दी गई थी। देखिए वो सब बहुत एस्पेक्ट अलग होते हैं,
जो बुद्धिमान आदमी है कभी भी अच्छी चीज को खोने की कोशिश नहीं करेगा, वो मूर्ख लोग होंगे जो उसको फंसी देते हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा, चाहे हमारी बिल्कुल न पटती हो किसी से भी, या कोई स्टूडेंट हमें बिल्कुल उसके बिहेवियर की वजह से हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन एक आधे नंबर पे भी उसके फर्क नहीं पड़ता बिकाज अपनी, क्योंकि वो उससे अलग है, उसने लिखा है इसलिए वो नंबर मिल रहा है। और चाहे कोई हमको बहुत पसंद हो, मैं रोज दिन रात सेवा करता हूं, नंबर नहीं दे पाएंगे, लिखेगा तभी नंबर पाएगा। तो ये हमको वैल्यू चीजों की समझनी है कि वो क्या है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, भले नहीं विचार मिल रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। सरकार चलाने के लिए भी विपक्ष का एक संकल्पना की गई कि वो समय समय पे अगर हम कहीं गलत जा रहे हैं तो हमको वो इंगित करेगा, बताएगा, इंडिकेट करेगा दैट यू आर गोइंग रॉन्ग, सो यू हैव टू मेक करेक्शन एंड यू गो दिस वे। अदरवाइज तो मैथमेटिक्स अभी हम लोग आगे बात करेंगे। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में अगर सिमिलरिटी की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड मैथमेटिक्स स्पेशलाइज्ड ऑन डेटा, आंकड़ों पर आधारित प्रायोगिक गणित है सिंपली। लेकिन अगर डिफरेंस की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से इट इज सो इम्पोर्टेंट कि नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाउ क्या बहुत पहले एक मिनिस्ट्री पूरी बना चुकी है मोस्टली, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। क्या डिफरेंस है? मैथमेटिक्स की अप्रोच डिटर्मिनिस्टिक है, जबकि स्टैटिस्टिक्स की जो अप्रोच है दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक। इफ अनसर्टेनिटी इज देयर, देयर इज स्टैटिस्टिक्स। तो अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता को डील करने के लिए सांख्यिकी, और अनिश्चितता लाइफ में हर जगह दिखती है, तो इसलिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, या इट इज something else or something different from mathematics, only a part of that। इसी तरह इकोनॉमिक्स एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। जैसे मैथमेटिक्स को हम कहते हैं, कोई कहता नहीं कहता, मैं नहीं पता, बट इट इज किंग ऑफ साइंस, हालांकि वो आर्ट्स का भी है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स दूसरा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स तीसरा सब्जेक्ट है, जिसमें एमएससी भी दिया जाता है और एमए भी दिया जाता है। हमारे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एमएससी इकोनॉमिक्स भी आपको मिलेगा, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, वो एमए इकोनॉमिक्स भी मिलेगा। हम लोग एमए स्टैटिस्टिक्स मिलेगा आपको, और एमएससी स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों स्ट्रीम में रहता है, साइंस और आर्ट्स दोनों में रहता है, मैथ्स का भी रहता है। दोनों में अंतर क्या रहेगा? कोई फर्क नहीं रहता, कोई नहीं, कोई बीए करके आ रहा, मान लीजिए आपका डिग्री की वैल्यू नहीं कम है। आपको जैसे मान लीजिए कोई आर्ट्स का एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो यूजी में आप क्या ले लेंगे? मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स लेंगे, या मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी ले लीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस रहते हैं जो आप ले लीजिए। तो आर्ट्स में सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन यही माना गया है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। और साइंस में इस समय हमारे हिसाब से एक दूसरा कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस। इससे अच्छा कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता है। कंप्यूटिंग पे जोर दिया जा रहा है, और कंप्यूटर भी मैथ्स की एक ब्रांच है, कंप्यूटर मैथ्स की ब्रांच है, स्टैटिस्टिक्स मैथ्स की ब्रांच है, स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स मैथ्स की ब्रांच है, या उसका बच्चा है। बट स्टैटिस्टिक्स जो है वो डील करता है इकोनॉमिक डेटा के साथ में भी। इन लोगों ने इसमें से, आप लोगों से एमएससी या एमए इकोनॉमिक्स किया होगा, तो उसमें इकोनोमेट्रिक्स एक सब्जेक्ट होता है जो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का फ्यूजन है। तो हमारा मानना है कि स्टैटिस्टिक्स, ये जो मैथमेटिक्स इज द किंग ऑफ साइंस और इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ आर्ट्स, क्योंकि सबसे अच्छा सब्जेक्ट आर्ट्स में वही माना जाता है। एंड स्टैटिस्टिक्स इज द प्रिंस ऑफ द टू। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक इन दोनों का बच्चा है समझिए, क्योंकि वो दोनों ही तरफ डील करता है, इसलिए वो मैथमेटिक्स से भी एसोसिएटेड है हाईली, एंड इट इज हाईली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक्स एज वेल। तो हम लोग बात करते हैं आगे, ये तो चलता रहेगा, बीच बीच में और डिस्कशन करेंगे हम लोग। बट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेटा की, टाइप्स ऑफ डेटा की, एंड द मेजरमेंट्स ऑफ द डेटा की, और फिर उसके बाद कुछ कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे।
जिससे डेटा एक बार हमारे पास आ गया तब फिर एनालिसिस की तो बात नहीं बात आएगी। पहले तो हाउ टू कलेक्ट द डेटा, पहले तो डेटा के बारे में जाने, वो तो कैसे मेजर करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, उसके बाद की बात है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, एक प्राइमरी डेटा कहलाता है, दूसरा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। ये सब केवल रिफ्रेश करने के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है, एवरीवन नो इट। प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड डेटा, जो आप लोग अक्सर कलेक्ट करवाते हैं या करते होंगे, या हम लोग जो प्रोजेक्ट के तहत कलेक्ट करवाते हैं। जैसे हमारे साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उत्तर प्रदेश, तो उसमें हम लोग फील्ड से डेटा उसमें गैदर करवाते हैं, दैट इज प्राइमरी डेटा। और एक बार वो डेटा पब्लिश हो गया कहीं, फिर कोई यूज कर रहा है अगर उसी पर्पज के लिए या किसी दूसरे पर्पज के लिए, देन इट इज सेकेंडरी। द डेटा वंस if it has been used earlier for any purpose and now we are using it for the same purpose or for some other purpose, then it will be secondary data। बहुत सोर्सेस है सेकेंडरी डेटा के, प्राइमरी तो वही फील्ड में ही जाती है। सेकेंडरी डेटा के बहुत सारे सोर्स हैं, अखबार से आप ले सकते हैं, किताबों से ले सकते हैं, जर्नल से ले सकते हैं, वेबसाइट से ले सकते हैं, कहीं के जाके इंटरनल एक्सटर्नल जो वो आपको पीरियडिकल से ले सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट में जाके रजिस्टर से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। ये सब सेकेंडरी डेटा है अगर वो कहीं यूज नहीं हुआ है। अब ये जो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा है, फर्दर दे मे बी ऑफ टू टाइप्स इन नेचर। या तो वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होंगे या क्वालिटेटिव इन नेचर होंगे। क्वांटिटेटिव मतलब जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, हाइट, वेट, मार्क्स, ये सब हो गया, ये सब आपका क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा है। लेकिन कुछ डेटा ऐसा होता है जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे क्वालिटी। जो क्वालिटेटिव डेटा है या एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ईमानदारी अगर कहा जाए, कलर कहा जाए, जेंडर कहा जाए, तो इनको सबको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना आसान नहीं है। बट जो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं वो क्वांटिफाई करने के बाद ही करते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा को अगर क्वांटिफाई आपने नहीं किया तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, सॉफ्टवेयर में भी यही प्रॉब्लम। तो क्या करते हैं, इनको जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसको हम क्वांटिफाई करते हैं, और वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे जब स्केल ऑफ मेजरमेंट में। उसको साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर हुए हैं, उनका नाम है, सरनेम लिखते हैं लिकर्ट। तो लिकर्ट स्केल पे हम लोग ये सब क्वालिटी को मेजर करते हैं। 10 पॉइंट स्केल हो सकता है, 5 पॉइंट स्केल हो सकता है, 7 पॉइंट स्केल हो सकता है। तो जितनी रेटिंग हम लोग करते हैं क्वालिटी की, वो सब 5 पॉइंट स्केल या 10 पॉइंट स्केल या वही लिकर्ट स्केल कह लीजिए उसको, उस पर हम लोग करते हैं, है ना। चाहे फिल्मों की रेटिंग हो तो देखिए 5 स्टार तो होती है कि 5 में से कितने स्टार इसको मिले। पहले जब हम लोग छोटे थे तो 5 स्टार ही मैक्सिमम होटल हुआ करता था, कि ताज यहाँ का लखनऊ का 5 स्टार होटल है, अवध क्लार्क 3 स्टार है, ऐसा सुनते थे हम लोग, लखनऊ में इसके पढ़ा करते थे। अभी तो हयात है 7 स्टार। तो इसका मतलब या तो वो 7 पॉइंट स्केल पे मेजर कर रहे हैं या 10 पॉइंट से कर रहे होंगे। लेकिन 10 पे क्यों कर रहे होंगे, 7 पे कर रहे होंगे, एंड वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसलिए वो 7 स्टार केवल लिखने लगे। लेकिन जो 7 स्टार है वो 5 स्टार के बराबर ही है, अगर उसका 5 पॉइंट स्केल है और इसका 7 पॉइंट स्केल है। तो हाईएस्ट है उस पर भी, हाईएस्ट उस पर भी। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो क्वालिटी को मेजर करना इस तरह आसान नहीं होता। अभी कोई कहे कि सुभाष कितना ईमानदार है, बहुत मुश्किल है, कितना बताएंगे क्वांटिटी में। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि 10 में से इसको ईमानदारी कितने नंबर दोगे, तो आसान हो जाए, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए उसको हम क्वांटिफाई करते हैं। हालांकि बहुत पहले बर्नौली ने ट्राई किया था, लेकिन वो डाइकोटोमस पॉपुलेशन के लिए केवल किया था, जेम्स बर्नौली ने 17 में, वो पहले भी है। तो उन्होंने 0101 लिखा था, बाइनरी नंबर सिस्टम को ही रिप्रेजेंट किया था, जो कंप्यूटर आज उस पर काम कर रहा है। कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है वो सब 0101 के फॉर्म में होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो कहलाता है, या जिसको बुलियन थ्योरी भी कहते हैं ना, बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। कंप्यूटर में सब जितनी प्रोग्रामिंग अलजेब्रा बहुत इस्तेमाल होती है उसमें। लेकिन अभी हम लोग फजीलाजी की बात करने लगे, अदर देन बुलियन थ्योरी, अदर देन ये जो आपका
0101 बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम की एक प्रॉब्लम है, वो ये बताता है कि या तो जैसे मैथ्स के कुछ लोग होंगे तो बताएंगे कि कोई एलिमेंट है या तो वो सेट को बिलोंग करेगा या नहीं बिलोंग करेगा। आइदर इट विल बिलोंग टू द सेट और इट विल नॉट बिलोंग टू सेट। 01 मतलब बीच में कहीं नहीं। और हमारे को ये पता है कि दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, ये तो सबको पता है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स इन बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो व्हाट अबाउट पार्शियल बिलोंगिंगनेस? अगर ये कहा जाए कि आंशिक रूप से अगर कोई बिलोंग कर रहा है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे एक एग्जांपल अक्सर हम बताते हैं, ये दरवाजे पे अगर हम एक पैर बाहर रख के खड़े हो जाएं और एक पैर अंदर कर दें तो हम बरामदे में हैं या हम कमरे में हैं? ये बुलियन थ्योरी नहीं बता पाती। हाँ, तो या बुलियन थ्योरी में अगर मान लिया एक्सीडेंट हुआ, हमको कोई गाड़ी छू के चली गई तब भी एक्सीडेंट हुआ, और अगर बिल्कुल हाथ तोड़ फोड़ के बिल्कुल चली गई तब भी। व्हाट अबाउट द सीरियसनेस या डिग्री ऑफ सीरियसनेस? उसकी बात बुलियन थ्योरी नहीं करती है या बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं करता है। फजी लॉजिक उसमें काम करता है। पता नहीं आप लोग कितना ध्यान दिए, हम लोग तो क्योंकि फजी सिस्टम पढ़ते हैं, अभी कोर्स में तो नहीं, मैथमेटिक्स वाले पढ़ाते हैं, तो उसमें जो है मेंबरशिप फंक्शन डिफाइन किया जाता है। अरे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके सामने पेश करते हैं। बहुत पहले आपने देखा होगा जब छोटे रहे होंगे या बहुत छोटे नहीं रहे होंगे, हम लोग जो है पहले हम लोग यहाँ रेगुलेटर नहीं लगता था पंखे में, है ना, स्विच रहता था, वो बुलियन थ्योरी काम करता है। ऑन कर दिए भगा के चल रहा है, ऑफ कर दिए बंद हो गया। अभी बीच में 5 मेंबरशिप का एक रेगुलेटर लगा दिए गए, 5 मेंबरशिप डिफाइन कर दी गई, 1 2 3 4 5। तो जो हाँ 0 और मैक्सिमम तो रहेगी, हाँ 0 से 5 कह लीजिए। तो एक वॉशिंग मशीन आई थी उसमें फजी लॉजिक। हाँ यही बताने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एडवर्टीजमेंट आ रहा था, वो कह रहे थे ये फजी एक्सपर्ट सिस्टम पर बेस है ना, जिगजैग जिगजैग करके वो करती है। जितना भी आज ऑटोमेटिक सिस्टम काम कर रहा है, इट इज ऑन फजी लॉजिक सिस्टम। प्रोफेसर लोफ्टी ये ज्यादा एक हुए हैं, 1965 में फेमस हुआ था उनका काम। उससे पहले लोग कह रहे थे कि ये प्रोबेबिलिटी को ही दूसरी तरीके से पेश कर रहे हैं, मतलब पुरानी चीज को नए रे पर। लेकिन मोटरोला कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने सबसे पहले ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बना दी, और जैसे वो मार्केट में उतर गई बस बिल्कुल भयानक तरीके से हंगामा। उसके उस बंदे के जितने रिसर्च आर्टिकल इधर उधर पड़े थे, जो पेंडिंग पड़े थे, सब एक्सेप्ट हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने करके दिखा दिया। तो डिग्री ऑफ, कई बार आप, अरे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। पानी कई बार गिलास में रखा रहता है या बाल्टी में रखा रहता है, हम लोग कहते हैं यार गंदा है लेकिन पीने योग्य, मतलब हम डिग्री ऑफ डर्टीनेस की बात कर रहे हैं। बुलियन थ्योरी में क्या कहेगा, या तो पीने योग्य या पीने योग्य नहीं है, मतलब या तो साफ है या गंदा है। लेकिन यहाँ गंदा है और पी सकते हैं, या ज्यादा गंदा है, तो ये डिग्री ऑफ उस पर आता है। तो खैर वो फजी सिस्टम है, उसके पे हम लोग भी नहीं बात करें। ये बातें हो रही हैं कि कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को और सिक्योर और इफेक्टिव बनाने के लिए बुलियन थ्योरी से स्विच कर रहे हैं फजी लॉजिक पे। तो उसमें और जितने मेंबरशिप आप डिफाइन कर देंगे, समझिए यूं समझिए कि एक अलमारी में अगर एक सेल हुआ करते थे, आप उसमें जितने सेल बनाना चाहें तो और आप अच्छी तरीके से रिफाइन करके इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। इस वाले में ये रख दिया जाएगा, इस वाले में ये रख दिया जाएगा, लाइक दैट। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, मतलब डेटा की बात हो गई कि क्वालिटेटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और क्वांटिटेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी ये तो डेटा की बात हो गई, प्राइमरी है सेकेंडरी है, दोनों क्वालिटेटिव हो सकते हैं, दोनों क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, किसी भी नेचर के हो सकते हैं। अब बात आती है कि उनको मेजर कैसे करेंगे, हाउ विल मेजर देम। तो ये 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट हैं डेटा के, जिसमें से ऊपर वाले 2 वो क्वालिटेटिव डेटा को मेजर करते हैं, या एट्रीब्यूट जिसको कहते हैं, उसको हम लोग कैटेगरिकल डेटा भी कहते हैं, क्योंकि वी आर नथिंग टू डू ओनली विद द कैटेगरी ऑफ द क्वालिटेटिव डेटा। केवल हम कैटेगराइज ही कर सकते हैं उसको, और कुछ नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिख दे, या जितने भी ग्रुप बनाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। तो इसलिए ये क्वालिटेटिव डेटा को कभी हम लोग कैटेगरिकल डेटा भी कहते हैं, क्योंकि इसको कैटेगरीज में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो आपने कैटेगरीज रिप्रेजेंट कर दी, जैसे आपने देखा वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट कर रही थी,
वो भी डिफरेंट कैटेगरीज में किया था। उन्होंने कहा पहले हम 60 से ऊपर वालों का करेंगे, फिर 45 से ऊपर वालों का करेंगे, फिर 18 से ऊपर वालों का करेंगे, फिर 15 से ऊपर वालों का करेंगे, फिर 12 तक किए थे कि 12 साल के तक का हम वैक्सीनेशन करेंगे। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज होंगी इस तरह में करोगे। जेंडर वाइज कर सकते हैं, रीजन वाइज कर सकते हैं, कैटेगरीज किसी भी तरीके से हो सकती हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका स्टडी वेरिएबल क्या है, वेरिएबल अंडर इंटरेस्ट क्या है। तो ये जो कैटेगरिकल डेटा है इसको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। दो मेजरमेंट ऑफ स्केल्स हैं कैटेगरिकल डेटा को मेजर करने के या क्वालिटेटिव डेटा को मेजर करने के। एक नॉमिनल स्केल कहलाता है, दूसरा ऑर्डिनल कहलाता है। मतलब जितनी कैटेगरीज आपने बना रखी हैं, अगर उनमें कोई ऑर्डर अप्लाई हो रहा है या रैंक अप्लाई हो रही है तो वो ऑर्डिनल स्केल पे मेजर होगा। और अगर हम कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, कोई रैंक नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपका नॉमिनल डेटा कहलाएगा। जो डेटा रियल फील्ड में ज्यादातर जो हम हैंडल करते हैं वो ज्यादातर कैटेगरिकल डेटा में वो ऑर्डिनल इन नेचर का होता है, ऑर्डर्स में रहता है। लेकिन बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं क्वालिटेटिव जिनमें हम कैटेगरीज का कोई वो नहीं करते हैं, क्या नाम, रैंकिंग नहीं अप्लाई करते हैं, ऑर्डर नहीं अप्लाई करते हैं, वो नॉमिनल कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए जेंडर, 3 कैटेगरी बनाई हमने, मेल, फीमेल, अदर्स। लेकिन हमने किसी में कोई प्रेफरेंस नहीं दिया कि पहले फीमेल रखेंगे, फिर मेल रखेंगे, फिर अदर्स रखेंगे, या पहले मेल रखेंगे या पहले अदर्स रखेंगे। तो या कलर्स आपने कोई चॉइस नहीं दे रखी है कि पहले हरा रखेंगे, फिर लाल रखेंगे, फिर ये रखेंगे, तो वो आपका नॉमिनल स्केल में कहलाएगा। लेकिन बहुत सारी जॉब्स हैं, पोस्ट हैं, या आपका ग्रेड पे है, तो वो तो हाई है ऑर्डर में, है ना। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इस तरह हो गया, या आप जो है ग्रेड पे के हिसाब से कर लीजिए, तो वो ऑर्डिनल डेटा है क्योंकि वहाँ ऑर्डर और रैंक्स मायने रखती हैं। ऑर्डर और रैंक्स हम लोग अप्लाई करते हैं। ये तो कैटेगरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या क्वालिटेटिव डेटा को मेजर करने के दो स्केल्स। तो जहां पर रैंक्स मैटर करेंगी वो ऑर्डिनल डेटा हो गया या ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट हो गया, और जहां पर मैटर नहीं करेगा वो नॉमिनल में होगा। इंटरवल और रेशियो में भी इसी तरह मैक्सिमम टाइम हम लोग रेशियो यूज करते हैं, इंटरवल कभी कभी यूज करते हैं, इसीलिए हमने रेशियो में लिख दिया। रेशियो और ये दोनों न्यूमेरिकल डेटा को मेजर करने के या क्वांटिटेटिव डेटा को मेजर करने के स्केल्स हैं, जो आपका रेशियो है और इंटरवल है। मैक्सिमम टाइम हम लोग रेशियो यूज करते हैं, या रेशियो यूं कहिए वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर 0 इज हैविंग इट्स एब्सोल्यूट मीनिंग। मतलब जहां 0 का मतलब 0 है तो वहां पर रेशियो स्केल में मेजर करते हैं। जैसे 0 हाइट मतलब नो हाइट, 0 वेट मतलब नो वेट, 0 मार्क्स मतलब नो मार्क्स, 0 मनी मतलब नो मनी। लेकिन जहां 0 का मतलब 0 ना हो, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो वो इंटरवल स्केल पे जाएगा। जैसे टेम्परेचर, 0 टेम्परेचर डजंट मीन देयर इज नो टेम्परेचर, 0 टेम्परेचर पर भी कोई तापमान रहता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लाइफ में आपको मिलेंगे। एक दो हम और कोट कर देते हैं, ये से बहुत सारे मिलेंगे। जैसे आईक्यू को भी कहा जाता है। किसी से आप 4-5 सवाल अगर पूछ लिए, एक को नहीं बता पाया तो आईक्यू तो 0 हो गई। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसकी खोपड़ी में ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे और भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे लाइफ में, जहां पर अगर 0 का मतलब 0 नहीं है तो वो इंटरवल स्केल पे हो जाएगा, अदरवाइज वो आपका रेशियो स्केल पर हम लोग मेजर करेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। अब हम लोगों ने अभी स्टडी किया कि डेटा क्या कितने तरीके होता है, उसके कौन कौन से मेजरमेंट स्केल्स होते हैं। अभी हमारे को क्या करना है, जानना है कि व्हाट आर द मेजर मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। बहुत सारे मेथड आपको मिलेंगे, लेकिन 3 बहुत फेमस हैं और बहुत यूज किए जाते हैं। जिसमें से सबसे पहला है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, या जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशनल डेटा या ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि डेटा या पॉपुलेशन जहां से हमको डेटा कलेक्शन करना है उसको सिर्फ हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके इन्वायरमेंट को बिगाड़े बगैर। मतलब उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ हम ऑब्जर्व करते हैं
और आपको डेटा मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट यही करता है, बहुत सारे पेशेंट के बिहेवियरल एनालिसिस में अगर बिहेवियर को देखना रहता है तो सिर्फ वो ऑब्जर्व करता है। देखिए कुछ नहीं कहता, ना पेशेंट को कुछ कहता है, कुछ भी नहीं, पहले देखता रहता है कि कैसी हरकतें कर रहा है, फिर उसके हिसाब से वो डिफाइन करता है ये किस कैटेगरी में इसका डिसऑर्डर या जो भी है वो आ रहा है। उसके बाद वो इंटरवेंशन की बात भी करते हैं। कोई अनवांटेड एक्टिविटी अगर चल रही है, आतंकवादी गतिविधि कोई चल रही है, तो ऐसा नहीं सीधे जाके कोई सामने दिख रहा है तो उसको जो है पकड़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एश्योर करने के लिए कि जो चल रहा है, और यूजुअल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि वो समझ जाएगा अगर जो है आप यूजुअल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करेंगे तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी में वी ओनली ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स। और आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताते हैं जो आपने बहुत जगह देखा होगा, हमारे यहाँ तो है, होता है हर साल ही कन्वोकेशन हमारे यहाँ होता है, दीक्षांत समारोह होता है, तो राष्ट्रपति महोदय या राष्ट्रपति महोदय जो भी रहते हैं, राष्ट्रपति माननीय, वो हमारे यहाँ विजिटर रहते हैं। जैसे राज्यपाल रहते हैं राज्य सरकार में, जो राज्य विश्वविद्यालय है उनमें राज्यपाल रहते हैं, तो उनको आने से पहले एलआईयू अपनी एक रिपोर्ट सौंपती है। एलआईयू का कौन सा बंदा है, वो कब यूनिवर्सिटी में आया है, किसी से नहीं मिलता है, ना वो वाइस चांसलर से मिलता है, ना रजिस्ट्रार से मिलता है, ना किसी प्रोफेसर से मिलता है, ना किसी स्टूडेंट से मिलता है, पता ही नहीं चलता नो वो कौन है, अपना रिपोर्ट बना के भेज देता है बिना यूजुअल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब किए। वैसे सब कुछ चल रहा है, वीसी साहब अपना काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रार अपना काम कर रहे हैं, फाइनेंस अफसर अपना काम कर रहे हैं, बाकी सारे ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, स्टूडेंट अपना काम कर रहा है, वो अपने आप आके रिपोर्ट बना देते हैं कि हाँ यहाँ पर कैसा माहौल है, आना है कि नहीं आना है। तो ये विजुअल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब किए बगैर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशनल स्टडी ये कहलाती है। इसका एक और कुछ जरूरतें होती हैं तो करते हैं, और जब दूसरे मेथड्स अगर नहीं अप्लाई हो पाते हैं तो आखिरी यही बचा रहता है। मान लीजिए कहीं डेटा कलेक्शन के लिए आप जा रहे हैं, लेकिन इतनी सिक्योरिटी है वो है, आपको नहीं अंदर घुसने को मिल रहा है, तो आप बाहर से ऑब्जर्व ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशनल स्टडी को अप्लाई करते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज एक्सपेरिमेंट, जो साइंस रिलाई ऑन दैट। एक्सपेरिमेंट से हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जितना भी रहता है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता करते हैं, है ना। जितने भी एक्सपेरिमेंटल डेटा ये डेवलपमेंट हो रहे हैं साइंस में, देखिए वो सब एक्सपेरिमेंट बेस्ड है मैक्सिमम। मतलब अगर हम पैरासीटामोल दे रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है, ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग पता करेंगे। इस तरह बहुत सारे दूसरे एग्जांपल्स हैं जो आप सेट करेंगे, या ये जो हम कॉज और इफेक्ट की ऐसा होगा तो ये होगा, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं या पूरी दुनिया में बहुत इस्तेमाल किया जाता है दैट इज सर्वे, सैंपल सर्वे। इसमें देखिए लिखा है सर्वे कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल, या गैलप पोल्स लिखा हुआ है एक टर्म। हाँ, गैलप बहुत फेमस हुआ था यूएस में। हाँ, तो यूएस में कोई पॉलिटिकल बंदा था, उसने जो है किसी प्राइवेट फर्म को ये कहा कि आप बताइए हमारी पोजीशन क्या है, हम जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, क्या करें। तो वो सर्वे करके उसको बताता है, और फिर वो शायद इलेक्शन जीतता भी, उससे जो कमियां लगी दूर कर दिया उसने। तब से ये इतना फेमस हो गया कि पूरे मतलब 180, 85, 90 जितने भी कंट्री हैं उनमें बहुत कंट्रीज में ये कंसल्टेंसी देता है गैलप। तो गैलप पोल अपने यहाँ वही, अब दूसरे नाम से लोग कहने लगते हैं, कोई ओपिनियन पोल कह रहा है, कोई इस तरीके से कह के बहुत जगह हो रहा है। तो कोई भी ये देखिए ना, प्री इलेक्शन पोल कह रहे हैं, मार्केटिंग सर्वे कर रहे हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट कोई कंपनी किसी भी मार्केट में उतारने से पहले सबसे पहले डिसाइड करती है कि टारगेट पॉपुलेशन क्या है, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो बहुत सारी एस्पेक्ट को देखते हुए अगर वो सर्वे न कराए तो उसका प्रोडक्ट या तो जो है बहुत बेकार हो जाएगा, या हो सकता है बिके ही ना, इतना महंगा बना दे। अब अगर पेइंग कैपेसिटी सबकी बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना देगा, कोई खरीदेगा ही। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि पहले सर्वे कर लिया जाए, देख लिया जाए कि क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट से देख लिया जाए, जो जो आपके प्रोडक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से फिर हमें प्रोडक्ट को तैयार करना है। अगर गांव में टूथपेस्ट बेचना है तो 10-20 रुपए वाला करिए, अगर 120 रुपए वाला बेचने लगेंगे तो शायद ही कोई लेगा। तो ये
वो चीज देखनी पड़ेगी कहाँ पर कैसा हमको क्या करना है। तो ये सर्वे बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं, है ना। पर्सनल इंटरव्यूज कर सकते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज कर सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चनर। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चनर है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। अदरवाइज बहुत सारे तरीके आपको मिलेंगे, ये हम स्किप कर दे रहे हैं, इसमें सब लिखा हुआ है वैसे, बट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चनर पे, क्योंकि सबसे इफेक्टिव मेथड माना जाता है कि अदरवाइज आप इंटरव्यू मेथड करेंगे तो उसका दूसरा तरीका है। अगर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसमें नॉन रिस्पांस की प्रॉब्लम बहुत आती है। आपने बोला हेलो हम यहाँ बोल रहे हो, रख देंगे फोन, या आपके पास कितने भी एडवर्टीजमेंट के फोन आते हैं आपके पास, हमारे पास, हम लोग काट देते हैं तुरंत। होता है लोन लेने वाले बहुत सारे फोन आते हैं, तो कोई नहीं बात करना चाहेगा, तो उसमें नॉन रिस्पांस की बहुत प्रॉब्लम है। पता चला सर्वे में आपने सैंपल साइज निकाला और फिक्स हुआ कि 200 लोगों को करना है, उसमें पता चला 120 लोगों को नॉन रिस्पांस। तो इतने हाई नॉन रिस्पांस के साथ में और जितनी रिक्वायरमेंट आपको, तो फिर उससे कई गुना ज्यादा के पास कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलेगा। जो जाते हैं कई बार लोग मिलते नहीं है, वो दूसरी एक प्रॉब्लम रहती है। हालांकि जाके भरना वो आसान रहता है, वो मतलब इफेक्टिव रहता है, क्योंकि अगर सामने वो बंदा मिल गया तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस का निकाल ही लेंगे। टेलीफोन पे जरूरी नहीं कि वो हर सवाल आपके सवाल का जवाब भी दे, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसकी वजह से वो सब बहुत इफेक्टिव रहते हैं। सस्ता बहुत रहता है लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, नॉन रिस्पॉन्स रहता है, तो ये दिक्कत रहती। या रिस्पॉन्स एरर की भी बात रहती, मतलब रिस्पॉन्स किया लेकिन गलत कर दिया। कभी कभी लगता है, इसीलिए ये क्वेश्चनर मेकिंग के समय ये जो हम लोग इन एस्पेक्ट का ध्यान देते हैं, क्योंकि कई बार जो सामने वाला है उससे किस तरीके से हमको डील करना, उसको किस तरीके से डील करना, कैसे ट्रीट करना है, जो वो सही सही इंफॉर्मेशन निकाल के दे। अदरवाइज जैसे आप पहुंचेंगे कई बार क्वेश्चन दागना शुरू कर दिए तो घबरा जाता है, बोलने नहीं पसंद करते लोग, और या उन्हें ये लगता है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो एक रहता है इससे हमारा क्या फायदा है। तो आपको ये समझाना पड़ेगा, पहले से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा कि उसके इस सवाल का जवाब हम कैसे बढ़िया से देंगे कि इससे उसका क्या फायदा है। तो आप बताएंगे गवर्नमेंट योजना बना रही है, आप उससे वंचित रह जाएंगे, आप सही से इंफॉर्मेशन दीजिए तो आप इससे लाभान्वित होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तब जाके कुछ आदमी इंफॉर्मेशन लेता है। और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे वो उसको कंफर्ट करना है, कंफर्टेबल बनाना है, तब हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। अदरवाइज डर जाएगा तब भी नहीं देगा। और या कई बार उसको लगता है कि गवर्नमेंट लग रहा है कि कोई यार डेटा हमसे ले रही है और सही सही बात बता देंगे तो हमको फायदा भी नहीं मिलेगा। कई बार यही सोचते हैं। तो कहे आपके यहाँ कितने मकान, कितने कमरे पक्के बने हैं? एक बना है, वो बने 3 हैं। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है उसके साथ में। तो इन सब चीजों को आपको देखिए, डेटा जैसा आएगा गवर्नमेंट प्लान वैसा ही कर पाएगी। तो ये 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक रिस्पोंडेंट की और दूसरी सर्वेयर की। रिस्पोंडेंट सही जवाब दे और सर्वेयर सही से क्वेश्चनर बना के ले जाए या सही भरे। ऐसा भी नहीं कि कहीं एक जगह बैठ गए वहीं पूछ लिए पूरे मोहल्ले को, बताओ क्या क्या डेटा है, भर दिए, वहीं पे काम खत्म हो गया। तब भी सही भाई, गवर्नमेंट तो तभी वही कर पाएगी ना जो डेटा जैसा होगा। तो कई बार अगर कोई गवर्नमेंट को दोष दे, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये सब नहीं, ये नहीं कहते हमने किसी इंफॉर्मेशन दी थी बीइंग रिस्पोंडेंट। तो ये सब चीजें दिक्कतें करती हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चनर जब बनाते हैं तो उस वक्त कुछ चीजें ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला कि कभी ऑब्जेक्टिव नहीं भूलना चाहिए, इसमें लिखा नहीं है, कहीं बाद में लिखा होगा। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव हर समय आपके सामने रहना चाहिए, एंड एवरी क्वेश्चन शुड फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव। हर एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव से ही एसोसिएटेड होना चाहिए, अनलेस अदरवाइज कोई आप दूसरा भी कुछ करना चाह रहे हैं तो 2-4 क्वेश्चन डाल के निकाल लिए, वो अलग बात है। अदरवाइज जो क्वेश्चनर बना रहे हैं उसमें हर एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। और फिर क्वेश्चनर होना कैसा चाहिए, बहुत रिसर्च हुई है इस पे, बहुत लोग क्वेश्चनर मेकिंग पे खूब रिसर्च है। अगर आप डालेंगे आपको दसियों हजार रिसर्च आर्टिकल मिल जाएंगे। एजुकेशन वाले बहुत करते हैं इसको। हम लोग उसमें से कुछ की पॉइंट्स निकालने हैं जिन पे ध्यान देना है व्हाइल कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन और व्हाइल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चनर। जब बना रहे हैं उसी वक्त हमें इसकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहला क्या है, कीप द क्वेश्चनर एज शॉर्ट एज पॉसिबल। जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाइए, क्योंकि पुथन्ना लेके पहुंच जाएंगे अगर तो घबरा जाएगा आदमी, कहेगा भैया रख दो बाद में ले जाना, सामने तो भरेगा ही नहीं।
तो जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाइए, और जितना छोटा हो सके से मतलब ये है कि वो आपके ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही पेज को बना दिए, आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे उतना छोटा हमको बनाना है। ये क्वेश्चन है, आस्क शॉर्ट सिंपल एंड क्लियरली वर्डेड क्वेश्चंस। बहुत छोटे क्वेश्चन पूछने हैं, बहुत सरल क्वेश्चन पूछने हैं, और शब्दों का चयन बहुत सरल करना है। बहुत क्लिष्ट वर्डों का यूज नहीं करना कि पता चला बहुत क्लिष्ट शब्द कह दिए उसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा सामने वाले को। और क्वेश्चन शॉर्ट इसलिए होना चाहिए कि पता चला हम क्वेश्चन पढ़े उसको आखिरी वाला समझ में आया, पीछे वाला भूल गया, इतना लंबा क्वेश्चन था। इसलिए क्वेश्चन बहुत छोटा बनाना है, लेकिन उतना छोटा बनाना है जिससे हम अपनी बात पूरी कन्वे कर पाए। सरल बनाना है, शब्दों का चयन आपको रेस्पोंडेंट के हिसाब से करना है। मतलब आप बनाएंगे खड़ी भाषा में या अंग्रेजी में बना रहे तो इंग्लिश में बनाएंगे क्वेश्चन, लेकिन उससे पूछेंगे हम उसकी लोकल भाषा में। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत लोग बहुत सारे शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, एंड आवर पर्पज हियर इज टू गेट that information which we wish to get from the respondent। हम वही चाहते हैं, हमको वही उत्तर मिले या वो इंफॉर्मेशन मिले, उत्तर तो नहीं कहेंगे, इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए जो हम चाहते हैं। तो उसके लिए ये जरूरी है कि जो हम समझ रहे हैं वही हम दूसरे को समझा पाए, कन्वे कर पाए। तो वो हम कब कर पाएंगे, जब सामने वाला हम उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो सामने वाला समझता है। जैसे एक एग्जाम्पल अक्सर बताते हैं हम, जो है वो हमारे साथ ही हुआ था तो इसलिए बताते हैं कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो जाते हैं अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाइए। हमने 2006 में स्टार्ट किया टीचिंग जो है वहाँ DAV कॉलेज कानपुर से। 3 साल वहाँ पर हमने पढ़ाया और फिर आई वॉज सिलेक्टेड एट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद में। वहाँ कैंपस में यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया तो कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेके 8 साल उधर रहे, 2017 में इधर रहे। अगर हम कुएं में रहेंगे तो उसी को दुनिया समझेंगे। रिसर्च जैसी चीज एक जगह पर बैठे बैठे कभी नहीं हो सकती। इसलिए हम सारे स्टूडेंट, जैसे हमारे को क्या है कि हम तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में BSc करने घुसे और PhD करके निकले, लेकिन अब हम सबको समझाते हैं। लेकिन हम इतनी जगह नौकरी कर रहे हैं तो हमको एक्सपोजर है कि पढ़ाई जो करनी चाहिए वो हर डिग्री हर अलग इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए। UG अलग यूनिवर्सिटीज करिए, PG अलग यूनिवर्सिटीज करिए, PhD अलग यूनिवर्सिटीज करिए, क्योंकि आपको वहाँ का कल्चर पता चलता है, वर्क कल्चर पता चलेगा, और भी जो कल्चर्स हैं वो आपको पता चलते हैं। तो डाइवर्सिटी आती है, उससे आपकी सोच भी बहुत सारी बदल जाती है, सोच का विस्तार तो होगा ही। अगर आप जो जैसे 10 जगह नौकरी कर रहे हैं ना, तो आज 10 भाषाओं का ज्ञान हमको भी पता चल गया कि कोहड़ा कद्दू को भी कहते हैं। अगर हम फैजाबाद में नौकरी ना की होते तो जानते ही ना, तो ये एक्सपोजर हुआ। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो फायदा होता है। तो गवर्नमेंट के थिंक टैंक्स हैं, वो लोग ये सब सोचते रहते हैं कि किस में क्या करना है, वो हमसे बेहतर, क्योंकि हम उनका वही काम है। आपका काम डेटा कलेक्शन करवा के वो करना है, हमारा काम पढ़ाना है, वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बैठे हैं कि हम लोगों को कैसे मैनेज करना है, वो UGC बैठा हुआ है। आपके डेटा को कैसे मैनेज करना है वो NSSO DS या CSO बैठा हुआ है, वो करेगा। इसी तरीके से आपकी नौकरी को कैसे रेगुलेट करना है, क्या करना है, वो आपका विभाग बैठा हुआ है। वो सब ये सब इन सब एस्पेक्ट में मीटिंग्स होती हैं। ऐसा नहीं कि किसी को ये क्यों, वो जो है उसको क्या कहते हैं, सिटीजन चार्टर की बात क्यों की जाती है कि 3 साल एक टेबल पे किसी को नहीं बैठाएंगे, सिर्फ इसीलिए बात की जाती है कि बाद में वो थोड़ा सा किसी को भी देखिए किसी टेबल पे ज्यादा दिन बैठ जाता है तो आपको सुनता ही नहीं, उसको सोचता है सब हमारे हाथ में, और जैसे 2 मिनट में ट्रांसफर होता है तब समझ में आता है जब दूसरी जगह भटका जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमको खुद को, मतलब हम अपने बता रहे हैं, हमारे को ईगो ना आए, हमारे को दूसरा कोई फाल्स ईगो ना हो, इस तरीके से ये करने के लिए चेंजेस बहुत जरूरी हैं इधर उधर जो होता है। तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, देश को कैसे चलाना है वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बशर्ते ये है कि हमारे को जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से करें तो वो लोग भी अच्छी तरह से काम करेंगे। अगर डेटा सही जगह सही तरीके से पहुंचेगा तो पॉलिसी सही बनेगी। अगर डेटा सही नहीं होगा तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि पॉलिसी सही बन जाएगी, जाहिर सी बात है।
वो अलग इशूज हैं कि जो है डेटा कलेक्शन कैसे करना है, कितना भेजना है, क्या करना है, वो सब परिस्थितियों के हिसाब से आपको डिसाइड करना रहता है। दैट इज अनदर थिंग। स्टार्ट विद डेमोग्राफिक क्वेश्चंस टू हेल्प रिस्पोंडेंट गेट स्टार्टेड कंफर्टेबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे रखा है, क्योंकि जैसे ही जाके आप सीधे अगर क्वेश्चन किसी से पूछना शुरू कर देते हैं, वो घबरा जाता है, बताना नहीं पसंद करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पहले आपको उसको प्रिपेयर करना है ना। तो इसलिए कहाँ से स्टार्ट करना है, डेमोग्राफिक क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। मतलब सबसे पहले पूछिए कि भाई आपका क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से पढ़े हो, कितने भाई बहन हो, और लोग क्या करते हैं, ये वो। और कोशिश करिए बीच बीच में उसका नाम लीजिए, सुभाष तुम कितने भाई हो। इस तरीके से करोगे तो उसको लगेगा कि यार ये तो बहुत मतलब खास आदमी लग रहा है, तो फिर वो आपसे धीरे धीरे खुलेंगी। तब आप फिर अपने मुद्दे पे आइए और फिर वो क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करिए जब सही माहौल दिखे कि हाँ नाउ ही और शी इज रेडी टू गेट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, देन यू थ्रो द क्वेश्चंस, देन यू आस्क द क्वेश्चंस। अदरवाइज पहले पूछे। और सर्वेयर्स की ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कौन सा नहीं पूछना है, ये सब हम लोग बताते हैं। क्योंकि सेंसिटिव क्वेश्चंस अगर कुछ हुए, आपने बोला तो पिटाई हो जाएगी। और कौन सा क्वेश्चन पे कहाँ स्टॉप कर देना, अगला स्किप कर देना है, ये भी तो जरूरी है। पूछ लिया आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, उसने कहा नहीं हुई, अगला क्वेश्चन है कितने बच्चे हैं तो वो वाला नहीं पूछना ना, वो तो फिर जब नहीं कह दिया तो वो स्किप हो गया, आगे हो गया। तो उसको सर्वेयर को ये भी बताना है कि भैया इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछना, बता रहा ज्यादा नहीं पूछ रहे, बच्चे कितने हैं। इसका रिवर्स भी पूछ सकते हैं, हाँ कि बच्चे हैं, हाँ कि शादी हो गई, उल्टा भी पूछ सकते हैं। तो वो भी क्वेश्चन का आर्डर भी जो है बहुत मायने रखता है, क्वेश्चन का आर्डर बहुत मायने रखता है। अगर रिवर्स आर्डर पूछेंगे तब भी पिटेंगे इन दो क्वेश्चंस में, और अगर सीधे पूछेंगे तो इसलिए ये जरूरी है कि। और जो सेंसिटिव क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे आप सीधे गए कितनी सैलरी है, ऐसे पूछेंगे। सैलरी इज आल्सो कंसीडर्ड इनटू दिस, आई मीन सेंसिटिव वेरिएबल्स। एक हमने पीएचडी पूरी सेंसिटिव वेरिएबल पे कराई है, एक लड़की ने पीएचडी करी है, अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई। तो वो ये तो बहुत हल्का सेंसिटिव क्वेश्चन है, बहुत हल्का। मतलब आपको अगर हम बड़े बड़े क्वेश्चन बताने लगेंगे तो हो सकता है थोड़े बहुत लोग हैरान हो जाएंगे कि ये इस तरीके के बोल कैसे रहा है, यहाँ पे इतनी चीजें आती हैं उसमें सेंसिटिव वेरिएबल्स में। एक तो प्रोजेक्ट हमने कराया था, अभी उसका प्रोजेक्ट उसमें चल रहा है अंडर। जो प्रोजेक्ट हम एमएससी का कराते हैं तो उसको हम रियल फील्ड से कराते हैं, हमारी अपनी खास बात है। और उसको हम पब्लिश भी कराते हैं, ये भी हमारी खास बात है। तो जब भी जितने हम प्रोजेक्ट कराएं उन सारे पेपर्स हम पब्लिश कराते हैं और स्टैंडर्ड जर्नल्स में कराते हैं, जो स्कोपस इंडेक्स हो या वेब ऑफ साइंस में जो इस तरीके का हो ना, उनमें कराते हैं, इससे नीचे नहीं। तो वो सेंसिटिव वेरिएबल चुनने की बात आई तो ऐसी बात होने लगी कि क्या लिया जाए सर, वही दो बच्चे मिलके किए थे। तो हमने कहा स्मोकिंग ले लूं, वो भी सेंसिटिव ही है स्टूडेंट लेवल पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पे करना तो कौन बताना चाहेगा कि हम सिगरेट नहीं। लेकिन जब पायलट के लिए भेजा तो सब बताने लगे कि हाँ पीते हैं। हम कह रहे इट इज नो मोर सेंसिटिव अब सेंसिटिव हो रहे नहीं क्या। और इतना ही नहीं, बहुत जगह तो कई बार जैसे हमारे साथ एक दो साथी हैं डिपार्टमेंट में ही फैकल्टी हैं, वो चाय पीने को शौकीन है। तो हमने तो अपने कमरे में भी व्यवस्था कर रखी है चाय की, आते हैं तो भाई बना दो चाय पी लो, रिसर्च कलर रहते हैं, चाय बन जाती है। लेकिन कहते हैं नहीं चलो बाहर पीने चलेंगे चाय यूनिवर्सिटी से। तो पता चला वहां पर लड़का सिगरेट भी पी रहा, चाय भी लिए है खाने, और हमारा ही स्टूडेंट देख रहा पी रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब अब ये बिल्कुल सेंसिटिव नहीं रह गया हम लोग तो हिम्मत नहीं पड़ती थी, अगर टीचर ऐसे दिख जाता था तो चाय आधी पी दे, मतलब छोड़ के भाग गए। नहीं एरिया वाइज भी हो सकता सर, रूरल में हो सकता है, ना बताएं अर्बन में बता दो। हाँ वही बता रहे ना। तो हमारे को तो बीबीएयू पे ही सर्वे करना था जी। तो वहां पर हर तरीके के स्टूडेंट है, रूरल के भी आते हैं और अर्बन के भी आते हैं। तो कुछ तो वही सिगरेट पी रहे हैं, कुछ छुपा लेते होंगे, हम लोग नहीं पता चल रहा था। तो हमने कहा यार ये तो सेंसिटिव है नहीं, लेकिन तो फिर उसी में से कोई बताया कि जो है, फिर बात आई कि पूछा जाए कि जो है गर्लफ्रेंड कितनी रखते हो नहीं गर्लफ्रेंड है कि नहीं, ये बात आई। तो उसमें भी बताना शुरू कर दिए हाँ हाँ है।
तो यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। सही लड़का था सर, हैं? सही लड़का था, खुल कर बता रहा। तो ये भी नहीं, लड़कियां भी बताना शुरू कर दी हैं, ऐसा नहीं। बताएंगे ना सर, गांव वाले थोड़ा हिचकिचाएंगे, लेकिन तो- घूम जाएंगे तो ज्यादा। तो हमने कहा कि ये भी सेंसिटिव में ऐसा करते हैं कि अब इसको थोड़ा सा सेंसेशन इसमें डालते हैं, सेंसिटिव बना देते हैं। हमने कहा उनसे पूछो कितनी, अगर कोई कहता है कि गर्लफ्रेंड है वह तो पूछो कितनी, तो ये सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर दूसरा बोले तो जो हमारी गर्लफ्रेंड है वही हमको पिटाई कर देगी, या लड़का पिटाई कर देगा, जो भी है। तो इस तरीके से करके, हालांकि उस पर फिर 2-4 लोग बोले थे, बहुत बोल नहीं पाए, तो वो हमारा सर्वे नहीं हो पाया। हमने अल्टीमेटली फिर स्मोकिंग ही किया, और उसमें हमने कहा कि अगर वो यस बोलता है तो उससे पूछो कि 1 वीक में कितने सिगरेट, ये पूछा अगला सवाल। तो इस तरीके से करके हमने वो फिर स्मोकिंग पे ही किया, और वो आर्टिकल बना है और अभी तो चल रहा है अंडर रिव्यू। अब सर उसकी जगह पे ड्रग्स वाला करेंगे तब सेंसिटिव होगा, स्मोकिंग जनरल अभी लखनऊ जैसे शहर में ड्रग्स पे तो बोलना मुश्किल है, बोलेंगे नहीं कोई, बोले यही तो सेंसिटिव है। हाँ, इसलिए ड्रग्स पे कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बोलेगा ही नहीं तो हमारे को डेटा ही नहीं मिल पाएगा। डेटा नहीं सर मिलेगा ये तो है। जरूर। नहीं, जैसे पता चल जाता है ये सेंसिटिव और कुछ बोलने के लिए 1-2 पता चल जाए कि यहाँ पर है, तो उसको कलेक्ट करने का दूसरा तरीका होता है। उसमें हम RRT लगाते हैं, जो रैंडमाइज्ड रिस्पांस टेक्निक कहलाती है। उसमें कोई नाम नहीं लिखा जाता है, किसी की कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है, इवन हैंड राइटिंग में भी कुछ नहीं लिखवाते हैं, सिर्फ टिक लगवा देते हैं क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं, जिससे किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, आप पता नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या है, बट लेकिन हमको ये पता चल जाता है कि इस तरह के लोग हैं, या ये आंसर वहां पे। अगला क्वेश्चन ये है कि यूज डाइकोटोमस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कोशिश करना है कि डाइकोटोमस मतलब जिसके 2 ही पॉसिबल वेज हो, हाँ आंसर्स हो, यस नो, प्रेजेंट, एब्सेंट, मेल फीमेल, लाइक दैट। तो उसमें हमको डाइकोटोमस रखना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केवल 2 से काम नहीं चलता है। जब 2 से काम नहीं चलेगा तो ज्यादा ऑप्शन बनाएंगे, तो वो मल्टीपल चॉइस वाला बना दीजिए, लेकिन उसमें भी नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस बना देंगे, 10-12 ऑप्शन, 10-12 नहीं, फिर वही 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन इस तरह लेके चलते। यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन कॉशियसली, यहां पर बात आ जाती है वही कि अगर मान लीजिए बहुत 12-15 ऑप्शन है, तो उसको क्वेश्चन को 12-15 ऑप्शन का बना नहीं सकते हैं, तो हम ये पूछ लेते हैं उससे सामने वाले पे कि बताओ भाई क्या, मान ले पूछते हैं क्या बनना चाहते हो, हमारे पास 15-20 ऑप्शन है कि ये बनना चाहते हैं। लेकिन ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना, बहुत कॉशियसली पूछना है। जैसे आपने कहा कि क्या बनना चाहते हो, सब कह देंगे प्रधानमंत्री, क्या सब बन पाएंगे क्या, या क्या वो हमारे सैंपल को फुलफिल करेगा नहीं करेगा, तो इसलिए वो बहुत कॉशियसली पूछना, मतलब बता देना कि ये रेंज, जैसे बोले इसमें बताओ क्या बनना चाह रहे हो, इस टाइप से। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस बहुत ही सावधानी पूर्वक हमको पूछना है। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस, अवॉइड यूजिंग लीडिंग क्वेश्चंस बहुत कम पूछना है, क्योंकि लीडिंग क्वेश्चन से सर्वेयर खुद बायस्ड लगता है, उसकी अपनी इच्छा लगता है कि हम रिस्पोंडेंट से वो कहलाना चाह रहे हैं जो हम चाह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं भाई साहब से बताइए जो है वो फलानी वाली पार्टी आपकी बना रही है ना सरकार, बताइए बना रही है कि नहीं बना रही, बना रही है ना। अगर यूं हम जोर डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या, ये समझ जाएंगे कि ये हाँ कहलवाना चाह रहा है। अब वो ना भी नहीं कह सकता सामने वाला, क्योंकि वो हमारी इच्छा जान रहा है कि उससे हमारी इच्छा झलक रही कि हम ना हाँ कहलवाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको जो है वो अवॉइड करना है, क्योंकि इससे सर्वेयर खुद बायस हो जाएगा, तो हमारे को एक्चुअल जो पब्लिक में इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी, वो तो हम अपना जो करे दे रहे हैं। तो इससे तो फिर सर्वे का फायदा ही क्या हुआ, अपने आप बैठ के भर दीजिए जो कुछ भरना है। तो इसलिए जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं उनको हमें अवॉइड करना है। प्री टेस्ट क्वेश्चनर ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, जो पायलट सर्वे कहलाता है। कोई भी क्वेश्चनर बनता है तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो दिस इज टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर, कि जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं कहीं वो बहुत लंबे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं सामने वाले के समझ में नहीं आ रहा, जो हम कहना चाह रहे हैं वही समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, या कोई शब्द बहुत हमने कठिन शब्द इस्तेमाल कर लिया तो क्या हमें बदलना चाहिए, या पूरा क्वेश्चन रिप्लेस कर देना चाहिए। तो ये सब बातें तब पता चलेंगी जब हम थोड़े कुछ लोगों से पूछेंगे जाके कहाँ पे हमारे को कठिनाई आ रही है, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को या क्वेश्चनर को पूरा मॉडिफाई करते हैं। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ये करें, क्या नाम है, प्री टेस्ट करें उसको, या पायलट सर्वे करें। दूसरा एक और देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, थिंक अबाउट द वे यू इंटेंड टू यूज द कलेक्टेड डेटा व्हेन प्रिपेयरिंग क्वेश्चनर।
सीधी सी बात है कि आपको डेटा को इस्तेमाल कैसे करना है, कैसा कैसा डेटा आएगा, ये क्वेश्चनर बनाते समय आपको ध्यान में रखना है, जहन में रखना है, जिसकी वजह से हमारे को आराम से डेटा मिल जाए और उसका हम इस्तेमाल कर सकें। तो ये सारी चीजें हमारे को सोचना है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे ख्याल से जो हम लोग ये फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, कर चुके हैं मतलब यही। अब इसके बाद एक चीज थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे जो हमारे को ज्यादा ये सैंपल साइज डिटर्मिनेशन की बात की करते हैं। हम लोग बहुत नहीं करते हैं, इसलिए बहुत सारा कोर्स करे, जैसे हमारे यहाँ भी MSc ऑफर किया जा रहा है, लेकिन सैंपल साइज डिटर्मिनेशन कोर्स में नहीं है, क्योंकि हम लोग उसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मेडिकल साइंस के लोग या बायोलॉजिकल साइंस के लोग। जहां पर एथिकल इश्यूज रहते हैं वहां पर हम लोग सैंपल साइज कैलकुलेट ही करते हैं। अब ये सैंपल साइज है क्या, थोड़ा सा आइडिया दिए दे रहे हैं कि कम से कम कहीं पर भी अगर कोई जानेगा, कोई पूछता है या कभी रूबरू होते हैं इन सब चीज़ों से, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि ये सैंपल साइज डिटर्मिनेशन आखिर है क्या। तो सैंपल साइज या सैंपल साइज कैलकुलेशन बोलते हैं। सैंपल साइज से मतलब यहाँ पर है मिनिमम सैंपल साइज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स टू मेक द स्टैटिस्टिकल टेस्ट वैलिड। अगर उससे कम आप लेंगे तो वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट वैलिड नहीं होगा, पैरामीट्रिक टेस्ट जो होगा, फिर हमें नॉन पैरामीट्रिक पे जाना पड़ेगा उससे, और वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना पैरामीट्रिक होता है। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि मिनिमम सैंपल साइज हमारे को लेना है जिससे स्टैटिस्टिकल टेस्ट वैल्यू जाए। अगर टी टेस्ट आप लगा रहे हैं तो कम से कम वो उसकी वैलिडिटी तो क्वेश्चन ना हो, इसलिए उतना मिनिमम साइज हमारे को जरूरत है। दूसरा क्या है कि हम इसकी बात इसलिए करते हैं कि हमें ज्यादा नहीं लेना है। नहीं तो हम लोग ये कहते हैं जनरली सर्वे सैंपलिंग में कि 20% से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, 20% में लगभग आपका सारा वो मिल जाता है, मतलब सैंपल साइज शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन 20% से ऊपर करेंगे तो कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट बिल्कुल बेकार जाएगी, रिजल्ट्स आपके ऑलमोस्ट वही मिलेंगे। लेकिन मिनिमम सैंपल साइज की बात कर रहे हैं कि इतना अगर ले लेंगे आपको तो रिजल्ट्स मिल जाएंगे, अच्छे स्टैटिस्टिकल टेस्ट वैल्यू जाएगा, इसके ऊपर अगर जाएंगे तो कॉस्ट ही बढ़ेगी। लेकिन अगर उससे नीचे चले गए तो आपका स्टैटिस्टिकल टेस्ट वैलिड नहीं रह जाएगा। दूसरा मेडिकल इश्यूज या जहां एथिकल इश्यूज रहते हैं, मान लीजिए आपको किस 10-12 लोगों को खून निकाल के कोई टेस्ट करना है और उसमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट वैलिड हो जाना है, तो 13वें व्यक्ति का खून क्यों निकालना, ये एथिकल इश्यूज मना करते हैं कि 13वां व्यक्ति का खून कहीं दूसरी जगह यूज होगा, क्यों निकाल के बर्बाद करेंगे उसको, क्योंकि रिजल्ट जो 12 में है वो भी वही मिलेंगे, 13 में वही मिलेंगे, 14 में वही मिलेंगे। क्योंकि हम लोग साथ में जो काम करते हैं एथिकल इश्यूज रहते हैं इन्वॉल्व, तो जहां 12 है 15 ले लेते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 आदमी सब पूछ लिए, थोड़ा बहुत सर्वे का पड़ गया, टाइम चला गया हमारे। तो हमारे को क्या करना है कि मिनिमम सैंपल साइज, इसलिए बहुत सारा हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है सारे ये होते हैं। और सैंपलिंग तो आप लोग डिस्कस ही करेंगे या कोई ना कोई आके हो सकता है डिस्कस करेगा सैंपलिंग क्या है। सैंपलिंग और कंप्लीट एनुमरेशन दो चीज होती है, जिसको सेंसस बोलते हैं या कंप्लीट एनुमरेशन जो करते हैं। तो कंप्लीट एनुमरेशन हमेशा अच्छा रहता है सैंपलिंग के कंपैरिजन में, लेकिन जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है और इट नीड्स मोर मैन पावर। आप देखिए ना सेंसस इंडिया जैसे कंट्री में होता है तो कितनी सारी मशीनरी लग जाती है, सरकारी तंत्र पूरा लग जाता है और तब जाके डेटा कलेक्शन होता है। यही कारण है कि 10 साल पे कराया जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे कंट्री जो हर साल कराते हैं, छोटे छोटे हैं हर साल करा लेते हैं, अपना पॉलिसी बनाते हैं उस हिसाब से। और हमको 10 साल क्यों लग जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती, इवन उसका डेटा एनालिसिस में 2-3 साल लग जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट अब प्लान कर रही है कि टैबलेट के थ्रू करेगी, जिससे वो डेटा फीडिंग में जितना टाइम जाता है, साल 2 साल 1.5 साल, वो क्या हो जाएगा, तुरंत इधर आप फीड किए, एक्सेल में फीड हो गया और उसके बाद सबको मर्ज कर दिया उठाकर। इसीलिए ये डिले हो रहा है। और कोविड ने तो डिले किया ही किया, दूसरा ये सब टेस्टिंग चल रही है जिसकी वजह से कि आराम से हमारे को कम समय में, नहीं तो हमको तो ऐसा पर्सनल फील आता है कि 1 पंचवर्षीय योजना 2 पंचवर्षीय चलती है। भाई 1 पंचवर्षीय चली, दूसरी पंचवर्षीय में सेंसस हुआ, उसका रिजल्ट आते आते 3.5 साल लग गया, तो 1.5 साल 3.5 साल तो वही चल गई, तो 1.5 साल और चला तो उसको जो है फिर दूसरे साल, तो 5 साल की योजना 10 साल चलती है। तो इसलिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है, प्लान क्या पूरा उनका वो चल रहा है उस पर काम, कि आपको टैबलेट के थ्रू वो कराएंगे और ऑटोमेटिकली जो फीड करेंगे क्वेश्चनर जो बनाया जाएगा उस पर,
तो वो सब एक्सेल में डेटा फीड हो, वो तो हम लोग भी बहुत करते हैं, सब स्टूडेंट से गूगल फॉर्म जो बनाते हैं उसके तहत वो सब एक्सेल में फीड हो जाता है, और उसको मर्ज करना बहुत आसान है, सबसे मर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं।